नमस्कार दोस्तों, जनता द टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार रुपेश कुमार सिंह से। रुपेश कुमार सिंह पिछले 39 साल से प्रेरणा अंशु मैगजीन निकाल रहे हैं और पिछले 4 साल से अनसुनी आवाज का एक फेसबुक पेज है और साथ में यूट्यूब चैनल अपना डेवलप कर रहे हैं। ठीक ठाक फॉलोअर हैं, दमदार पत्रकार के लिए जाने जाते हैं। हम इनसे आज बातचीत करने वाले हैं आगामी 2 नवंबर को होने वाली नाट्य संध्या के बारे में। रुपेश जी, पहले तो आपका जनता टीवी में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा। धन्यवाद रुपेश जी। रुपेश जी, नाटक या थिएटर की समाज में महत्ता क्या है? पहले हम इसी बात से शुरुआत करते हैं भी इसका आयोजन जो आप करते हैं कि क्यों करते हैं इसका आयोजन? आपने बताया कि प्रेरणा अंशु जो 39 साल से चल रही है, निकल रही है पत्रिका और वो पूरे देश भर में वितरित होती है, तो कला, साहित्य, संस्कृति हम तीनों प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। अनसुनी आवाज के माध्यम से भी हम 4 साल से जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं। तो रचनात्मकता की जरूरत पत्रकारिता में भी होती है, मोनोटोनस चीजें नहीं होनी चाहिए और उस मोनोटोनस चीजों को खत्म करने के लिए थिएटर जो है सबसे कारगर और महत्वपूर्ण मुझे साधन नजर आता है। इसलिए हम लोग अपने कार्यक्रम में जब भी हम करते हैं, चाहे हम प्रेरणा अंशु का वार्षिक उत्सव करें, चाहे अनसुनी आवाज की वर्कशॉप मनाएं या फिर हिंदी दिवस पे हम लोग कार्यक्रम करते हैं, तो हम थिएटर को प्रमोट करते हैं, रंगमंच को प्रमोट करते हैं। और रंगमंच वो विधा है जो प्राचीन समय से और विविध विविध तरीके से जो है वो सामने निकल के आई है और उसने जनता का प्रतिनिधित्व किया, एक तरीके से जनता को मजबूत किया, जनता को संगठित किया है, जनता का मनोरंजन भी किया है और जनता को लड़ने की ताकत भी पैदा की है। इसलिए हम लोग रंगमंच को ही प्रमोट करते हैं। क्या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि रंगमंच जनता का, जो जनता की दिक्कत है, जो उनकी पीड़ा है, उसको थिएटर के माध्यम में थोड़े से संपन्न लोगों के बीच में लेके जाता है? क्या इस तरीके से बोल सकते हैं? क्योंकि जो पीड़ित है वो क्या रंगमंच देखने आते हैं क्या? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। रंगमंच में सिर्फ ये कहा जाए कि सब एक पर्टिकुलर विषय ही उठाया जाता है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए सपोज कि महंगाई है, तो महंगाई ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब ही पिस रहा है, उसके लिए मध्यम वर्ग भी उतना ही पीड़ित होता है और उच्च वर्ग की अपनी तकलीफें हैं उस महंगाई को लेकर, तो सामना सबको करना पड़ता है। अगर किसी चीज की भी कीमत बढ़ती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो उसका प्रभाव सब पर पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है कि मजदूर पर पड़ेगा और पूंजीपति पर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से जो तमाम, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, जितनी भी चीजें हैं वो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से और ये जरूरी नहीं है कि सब हम जिसकी बात कर रहे हैं उसी के बीच में या उसी के लोग हों, है ना। वो जो समाज, जो तबका अछूता है उन चीजों से, उसके बीच में भी तो वो बात जानी चाहिए ना, तभी वो व्यक्ति जुड़ेगा भी, तभी वो भावनाएं जागृत होंगी, तभी वो बात निकल के आएगी कि कोई कहीं ना कहीं कनेक्शन जोड़ेगा। हाँ, जैसे आपने कहा कनेक्शन जोड़ेगा, मैं भी यही बात करने वाला था कि कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनकी समस्या है क्या। जी, वो उससे जूझ रहे होते हैं, महंगाई है, पेट्रोल है, कई सारी चीजें हैं, उनसे जूझ रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि वो कहाँ, वो उस थिएटर उन चीजों को एक्सप्रेस कर देता है। रंगमंच सिर्फ देखिए समस्याएं उठाने का ही माध्यम नहीं है। हम अगर पुरातन समय की बात करें, जब सोशल मीडिया नहीं था या आज की तरह जिंदगी एडवांस नहीं थी, हाँ। तब हम मनोरंजन के लिए थिएटर का इस्तेमाल करते थे, जिसको आप नौटंकी कह लीजिए। तमाम तरीके के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की जो है सभ्यता, संस्कृति, उनकी लोकल फोक जो चीजें हैं वो काम करती हैं। लोगों के बीच में बैठना, चौपाल करना, हंसी मजाक करना और चुटकुलेबाजी करना और इस तरीके की चीजें भी वो रंगमंच का ही एक हिस्सा हैं। तो आज संपन्न हो गया रंगमंच, उसमें रंगमंच में भी आप देखिए कि बहुत तरीके की विधाएं हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं। रंगमंच से लोग फिल्मी जगत में भी जा रहे हैं और जो रंगमंच से कलाकार फिल्मों में पहुंचते हैं उनका एक अलग अपना एक आयाम बनता है। तो रंगमंच, मैं ये कहता हूं कि वो व्यक्तित्व के निखार का एक सबसे बड़ा साधन है। और अब आप देखिए कि हमारी जो गवर्नमेंट भी है, वो पाठ्यक्रम में भी रंगमंच को शामिल किया गया है, थिएटर को शामिल किया गया है और हर जगह स्कूलों में किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम गायन का हो या डांस का हो या मिमिक्री का हो या किसी भी लेवल का हो, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि थिएटर की चीजें वो लोगों के सामने आ रही हैं और उससे उनका जो आत्मिक विकास है वो हो रहा है, उनकी खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है और हर तरीके का कॉन्फिडेंस थिएटर से बढ़ता है। आपने एक भी बहुत बढ़िया बात की कि जो थिएटर से, रंगमंच से अभिनेता निकल के जाते हैं वो बेहतर परफॉर्म करते हैं और जनता के साथ बेहतर तरीके से जुड़े जाते हैं। अच्छा, अगला सवाल मैं ये करना चाहूंगा कि आपने शुरुआत कहाँ से की थी, जो विद्या है रंगमंच की, थिएटर की, जिसमें आए आप पत्रिका से इतर, कहाँ से आपने शुरुआत की?
शुरुआती चैलेंज क्या रहे और किस तरह से थिएटर या नाटक का आयोजन आप करते हैं? असल में जब मैं स्टूडेंट्स था और हम इंटर तक थे, मतलब सन 2000 तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में थे। तो वहाँ पर हम लोग गांव-गांव जाकर गो टू विलेज कार्यक्रम चलाते थे, तो लोगों के बीच में गांव में जाकर भी नुक्कड़ नाटक वगैरह करते थे। तो थिएटर से व्यक्तिगत मेरा जुड़ाव बहुत पुराना रहा है और मुझे लगता था कि अपनी बात को हम स्पीच के माध्यम से देंगे या कविता के माध्यम से कहेंगे या भाषणबाजी करेंगे तो उसमें उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना हम अभिनय के माध्यम से चीज़ों को रख देते हैं। अभिनय के माध्यम से रखने से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, महिला पुरुष सब हमसे जुड़ते हैं और हमसे फिर सवाल जवाब और एक संवाद की स्थिति पैदा होती है। तो नाटक वहाँ से शुरू किया मैंने, अगर व्यक्तिगत अपनी बात करूँ स्टूडेंट लाइफ से। उसके बाद 2002 में मैं पत्रकारिता में आ गया और तब से लेकर अब तक मैंने बीच-बीच में जब भी मुझे मौका मिला तब मैंने अभिनय भी किया और थोड़ी-सी जब अपनी स्थिति आर्थिक ठीक हुई और लोगों का सहयोग रुद्रपुर शहर के लोगों का मिलने लगा, तो हम लोगों ने 2010 में विधिवत यहाँ पर नाटक की शुरुआत की और तब से लेकर अब तक लगातार हमारे तमाम सारे सहयोगी जो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे भी काम कर रहे हैं, तो रंगमंच को हम लोग रुद्रपुर में 2010 से लगातार वर्कशॉप भी करा रहे हैं बच्चों के बीच में और समय-समय पर जो है नाट्य महोत्सव भी हो रहे हैं। बाहर से भी टीमें आ रही हैं। खुद के यहाँ रुद्रपुर के कलाकारों ने भी बहुत बार अपना प्रोडक्शन दिया है और अभी भी अनसुनी आवाज़ के साथ समर्पण थिएटर ग्रुप, जिसका संचालन सरफराज करते हैं हमारी टीम के साथी, तो वो समर्पण थिएटर के माध्यम से सारे लोगों को जोड़ रहे हैं, जिसमें गीत, संगीत, अभिनय, मॉडलिंग, फ़िल्मों में काम करने वाले सभी कलाकार एक प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं। 15 साल आपको थिएटर में आए हुए हो गए, मतलब आयोजित करते हुए हो गए। हाँ, रुद्रपुर में 15 साल से लगभग कर रहे हैं। इसमें समाज की क्या प्रतिक्रिया आपको मिली? आपने क्या फ़ील किया इन 15 सालों में जब शुरुआत की और अब? महत्वपूर्ण ये है कि हम समाज के लिए कर रहे हैं। आपको किस तरीके की प्रतिक्रिया मिली? समाज का बहुत गहरा सपोर्ट रहा। अगर सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती तो शायद ये आयोजन इस तरीके से बदस्तूर जारी नहीं होते, बंद हो गए होते। लोग आते हैं और अब स्थिति ये है कि आप खुद साक्षी बने हैं कई कार्यक्रमों के, जहाँ पर 5-5, 600 लोग जुट रहे हैं। बड़े-बड़े शहरों में, एनसीआर में, महानगरों में जहाँ पर नाटक की अपनी एक संस्कृति है, ऑडिटोरियम है, सारी व्यवस्थाएँ हैं, प्रोफ़ेशनल लोग हैं, उनके नाटकों को देखने के लिए दर्शक नहीं मिलते हैं। 100 सवा 100 लोग बामुश्किल पहुँचते हैं। और ऐसे में रुद्रपुर जैसे औद्योगिक नगर में, जहाँ पर थिएटर की मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा गहराई नहीं है, लोगों को समझ नहीं है, ये कहना ठीक नहीं होगा, पर गहराई नहीं है, कभी काम नहीं हुआ, वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में 500-500, 600 लोग, पिछला आयोजन भी आपने देखा कि उसमें पूरा हाउसफुल था, पैर रखने की जगह नहीं थी। तो लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तन, मन, धन, हर तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए हम लोग कर पा रहे हैं। ये आपने अच्छा बताया कि तन, मन और धन से भी, बगैर धन के ये सब बिना चीज़ें पैसे के पॉसिबल कुछ नहीं भी है। संभव नहीं है, पैसा तो बहुत ज़रूरी है, तो पैसा भी मिल रहा है अब उसमें। तो जब अब इस समय ज़माना ओटीटी का है, सोशल मीडिया का है, तब किस तरीके के आपको प्रतिक्रिया मिल रही है यहाँ पर? हमारा जो इंटेंशन है वो डाइवर्ट हो गई है। अब रील्स का ज़माना है, उसमें रील्स में भी शॉर्ट रील्स आ गई, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड की रील्स का। अब देखिए भी लोग टाइम नहीं देना चाह रहे हैं। तो जहाँ पे यहाँ पे जब आप कह रहे हैं 500-600 का है, तो ये किस तरीके से ये पॉसिबल है? देखिए मैं इसको बहुत अस्थिरता का दौर कहता हूँ। जब आप कहते हैं कि 3 सेकंड, 6 सेकंड, 1 मिनट में आप क्या बात जो कहेंगे अपनी, तो लोग संयम खो रहे हैं, अपना धैर्य खो रहे हैं, ये बात सही है और इसके दुष्परिणाम आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग जो अपने फ़ोक से, अपने ट्रेडिशनल चीज़ों से या जो चीज़ उनको प्रभावित करती है, उससे बिल्कुल कट ही जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि कभी ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं हैं। जैसे लोग प्रिंट के लिए कहते हैं, किताबों के पढ़ने के चलन को लेके कहते हैं। तो मैं अभी अपनी बात कह रहा हूँ कि अभी जो छिन्नमूल हमारी मई में किताब आई मेरी, वो अमेज़न के ग्रेट बेस्ट सेलर में शामिल हुई है। और तो ऐसा नहीं है, पढ़ने का क्रेज़ बढ़ रहा है। सवाल ये है कि लोगों तक पहुँच किस तरीके से रही चीज़ें। कितना भी एडवांसमेंट हो जाए, दशहरे के उपलक्ष्य में आप देखिए, जब नवरात्र शुरू होता है तो हमारे पूरे देश के अंदर रामलीलाएँ होती हैं, है ना? अब रामलीलाएँ अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर भी हैं जिनका आपने ज़िक्र किया, सोशल मीडिया से लेके हर तरीके से चीज़ों पर हैं। हम टीवी सीरियल्स में कितने बार उनको देख चुके हैं। वही रामायण जो हमने सुनी, पढ़ी और हम बचपन से देख रहे हैं, उसको आज भी हम देखने जाते हैं, आप भी देखने जाते हैं, क्यों देखने जाते हैं? तो मंच के साथ, कलाकार के साथ जो सीधा अटैचमेंट होता है,
वो आपका ना तो सोशल मीडिया के किसी माध्यम से हो सकता है, ना फिल्मों से हो सकता है, कहीं भी नहीं हो सकता है। इसीलिए सबसे मजबूत और सशक्त माध्यम है, ऑडियंस और कलाकार के बीच की जो दूरी को खत्म करता है, वो थिएटर ही करता है। रुपेश जी, भविष्य का रोड मैप क्या है? जहाँ तक आप आ गए हैं, कब तक इसको करेंगे, किस तरीके से करेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि थिएटर मुझे ये लगता है, बाकी सबको अपनी अलग-अलग तरह की चीज़ें रखती हैं। हम अपने संस्थान के माध्यम से, प्रेरणांशु के माध्यम से, अनसुनी आवाज़ के माध्यम से थिएटर को ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हम साहित्यिक प्रोग्राम भी करते हैं, जिसमें चर्चा, परिचर्चा सब कुछ होती है। हम कवि सम्मेलन भी करते हैं और समय-समय पर साल में हम 5-7 प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हमारे 3 प्रोग्राम हमारे वो थिएटर के रहते हैं। बाहर से टीमें आती हैं, हमारे स्थानीय साथी भी मिलते हैं, तो हम रंगमंच को भी प्रमोट करते हैं। तो इसलिए हमारी अपनी भूमिका निश्चित है, तय है। हम उस भूमिका पर जब तक काम कर सकते हैं, तब तक हम करते रहेंगे, क्योंकि मुझे सबसे असरकारी प्लेटफ़ॉर्म थिएटर का लगता है अपनी बात को पहुँचाने के लिए। इसलिए हम तो जब तक कर सकते हैं तो करेंगे ही। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? और इसके साथ-साथ उससे पहले, संदेश से पहले, अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उठते हैं, उसका सामना आपको कितना करना पड़ता है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है भैया। आप जो कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संविधान हमको राइट देता है कि हम बोल सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ तक जहाँ तक दूसरे की आज़ादी प्रभावित ना हो, दूसरा डिस्टर्ब ना हो। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में ये चीज़ें घर कर गई हैं और एक सोचनीय विषय बन गया है। क्या हम जिस लोकतांत्रिक देश की परिकल्पना किए हुए थे, उसमें जी रहे हैं? या उस संविधान के तहत मिली हुई जो हमारे पास अधिकार हैं, उसका सही सदुपयोग एक आम इंसान कर पा रहा है? एक पत्रकार की तो बात ही छोड़िए। तो देखेंगे कि निश्चित तौर पर गिरावट आई है और अभिव्यक्ति के लिए, अपनी बात को कहने के लिए हर दौर में खतरे उठाने पड़े हैं और आज भी जो अपनी बात को कह रहे हैं, वो खतरे उठा रहे हैं और उतना सामान्य वो बनता है। तो वो सामान्य खतरे आप भी उठा रहे हैं, अगर बात कह रहे हैं सच, वो हम भी उठा रहे हैं। संदेश जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे थिएटर के लिए? संदेश मैं यही कहूँगा कि थिएटर से जुड़े, ये हमारी पुरातन एक कला है और आप देखेंगे कि जब कलाकार बिना किसी विशेष साधन के, चूँकि साउंड सिस्टम नहीं होता है, ओपन टू माउथ आपके साथ बातचीत कर रहे होते हैं, एक बहुत सीमित लाइटों का हम इस्तेमाल करते हैं, ऑडिटोरियम यहाँ पर है नहीं रुद्रपुर शहर में, तब कलाकारों की कलाकारी, संवाद और पूरा मंच का जो एक मेकअप होता है, वो सब चीज़ें देखकर आप निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे। आप हर व्यक्ति जब नाटक से जुड़ता है, तो मैंने कहा कि उसके अंदर उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम होता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है, वो एक नया कॉन्फिडेंस होता है और शायद हम भी अगर पत्रकारिता में बेहतर काम कर पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं ये कहता हूँ, अपनी ज़िंदगी का एक अनुभव कह सकता हूँ कि रंगमंच से, थिएटर से मुझे काफ़ी मजबूती मिली है, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए। बहुत अच्छा संदेश दिया, बड़ी खूबसूरती से अपनी बात रखी। हमारे साथ है रुपेश कुमार सिंह, अनसुनी आवाज़ के और प्रेरणा अंशु के संयुक्त संपादक, और हम कामना करते हैं कि इनका जो 2 नवंबर का है प्रोग्राम अच्छा हो, जनता को भी सीख मिले। जी, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा जो आपके दर्शक हैं सभी से, कि थिएटर्स के अपने कुछ नियम हैं और उनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे 2 नवंबर को लेक पैराडाइज़ झील रुद्रपुर में ये कार्यक्रम है, 4:30 बजे का समय है, तो 4:30 बजे। अगर आप 5 मिनट भी, 10 मिनट भी सोचेंगे कि लेट, जो परंपरा है, तो वो गेट बंद हो जाता है, क्योंकि नाटक शुरू होने के बाद किसी की कोई एंट्री नहीं होती है। तो 4:30 बजे का मतलब 4:30 बजे। अगर आप आना चाहते हैं वहाँ, तो आप आइए, फ्री है वहाँ पर, फ्री आप शो देखिए, लेकिन 4:30 बजे ही आना है। आपको अपना फ़ोन साइलेंट रखना है, बंद रखना है और 12 साल से छोटे बच्चे, उनका प्रवेश जो है उसमें निषेध है, वो लोग नहीं आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार डिस्टर्ब पैदा कर देते हैं। तो बच्चों के लिए भी हम लोग काम करते हैं, अलग से काम करते हैं, लेकिन जब बड़ों का प्ले होता है तो उसमें बच्चे कई बार दिक्कत कर देते हैं। तो इसलिए आप लोग आइए, आपका सबका वेलकम है। तो हमारे साथ है रुपेश जी, और 2 नवंबर को अगला इनका नाटक, इनका थिएटर वहाँ पे झील में, जो झील है वहाँ पे आयोजित होने वाला है, और हम उम्मीद करते हैं बढ़िया रहेगा। हम भी वहाँ पे होंगे, आप भी रहिए, और इस बातचीत को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद रुपेश जी। शुक्रिया भैया, धन्यवाद। फिर होगी मुलाकात 2 तारीख को।